आज मैं आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्वाचीन दृष्टिकोण एवं अध्ययन विधियों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने गत व्याख्यान में आपको बताया कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है तुलनात्मक अध्ययन के, उनमें जो मुख्य कमी थी वह यह थी कि उसमें मानवीय पहलू के ऊपर जोर नहीं दिया था। वर्णनात्मक थे, सिद्धांतों पर आधारित थे, वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित थे, लेकिन वो एक तंत्र के समान थे। अतः उस कमी को दूर करने के लिए ही अर्वाचीन दृष्टिकोणों का उदय हुआ। विकास के साथ साथ तुलनात्मक लोक प्रशासन के दृष्टिकोण और विधियों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक था। यह परिवर्तन क्षण क्षण हुआ। ड्वाइट वाल्डो ने 1940 को परंपरागत और अर्वाचीन दृष्टिकोणों के मध्य विभाजक वर्ष मानते हैं। इसके लिए नवीन प्रवृत्तियां उत्तरदायी हैं, जैसे राजनीति और प्रशासन के मध्य कठोर तथा सैद्धांतिक पृथक्करण, अस्वीकृत मितव्ययता और कार्यकुशलता को लोक प्रशासन का अपूर्ण और अपर्याप्त ध्येय मानना और उसके स्थान पर सामाजिक क्षमता के ध्येय को स्वीकार करना, पोस्ट कोड दृष्टिकोण में से कुछ का अर्थ बदल जाना और कुछ का अर्थ रूपांतरित हो जाना इत्यादि। तुलनात्मक लोक प्रशासन पर प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अर्वाचीन दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत दृष्टिकोण की दुर्बलताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी भारी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार ये इन अर्वाचीन दृष्टिकोणों का यहाँ जो वर्णन यह मैं आपको समझाने जा रही हूँ, उसके बारे में जो विस्तार से बताने जा रही हूँ, वह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। पहला है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। इसका दूसरा नाम संगठनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण भी है। यह व्यवस्था विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रॉबर्ट मॉर्टन, मेरियन लेवी, गैब्रियल आमंड, डेविड एप्टर आदि विद्वानों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। इस दृष्टिकोण में सामाजिक संगठन के रूप तथा कार्यों के आधार पर किसी व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। संरचनाएं मूर्त भी हो सकती हैं और अमूर्त भी हो सकती हैं। मंत्रालय, विभाग, निगम, ब्यूरो आदि संरचना के मूर्त रूप है। अमूर्त संरचनाओं में सत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य सामाजिक विषयों के विश्लेषण में इस दृष्टिकोण का प्रयोग बहुत समय से किया जाता रहा है। ड्वाइट वाल्डो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1955 में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के लोक प्रशासन में उपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। वाल्डो का विचार रिग्स को उपयुक्त जान पड़ता है। रिग्स ने इस दृष्टिकोण पर एक तरह से कार्य करना प्रारंभ किया। इस दृष्टिकोण को लोक प्रशासन में प्रयोग करना प्रारंभ किया और वाल्डो का विचार रिग्स को बहुत ही अधिक अध्ययनों में उपयोगी सिद्ध हुआ। 2 वर्ष पश्चात रिग्स ने इस दृष्टिकोण के आधार पर अपना पृथक कृषि का और औद्योगिक का मॉडल प्रस्तुत किया, अर्थात 2 समाजों के मॉडल का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात रिग्स तुलनात्मक लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक और प्रयोगकर्ता बन गए। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की मान्यता है कि
लोक प्रशासन व्यवस्था की संरचना होती है, क्योंकि एक गतिशील मशीन की भांति होती है। संरचना के विभिन्न अंग अपने स्थान और क्षमता अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं और संपूर्ण संरचना द्वारा समग्र रूप में कुछ कार्य किए जाते हैं। ढांचे का समग्र रूप ही व्यवस्था है। यह व्यवस्था ही इसमें अध्ययन का केंद्रीय तत्व है, सुनियोजित यंत्र है। इसका अध्ययन एक मोटरसाइकिल या साइकिल के अध्ययन के समान किया जा सकता है। मान लीजिए मोटर कार एक व्यवस्था है। कार के पहिए, इंजन, चेसिस, स्टीयरिंग, व्हील, ब्रेक, बॉडी आदि से मिलकर बनती है। उनमें से प्रत्येक हिस्से का अपना विशेष महत्व और कार्य होता है। ये समस्त अंग मिलकर ही कार्य की उपयोगिता या कार्य को चलाने में सक्षम बनाती हैं। इसी प्रकार एक संगठन में, प्रशासन में सारी संरचनाओं का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। सामूहिकता व आत्मनिर्भरता से कार्य संपन्न करने में सभी इकाइयों का, मोटर कार के सभी संरचनाओं का, सभी क्या कहना चाहिए, उनके मशीनों के पुर्जों का अपना एक महत्व है और वो सब एक दूसरे से मिलकर ही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उनमें से यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई एक पहलू या कोई एक पुर्जा अधिक महत्वपूर्ण है। सभी का अपना समान महत्व है। इस प्रकार इसे संगठनात्मक या संरचनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसका विवेचन, विश्लेषण ही संगठनात्मक, संरचनात्मक, कार्यात्मक दृष्टिकोण है। व्यवस्था की 3 विशेषताएं मानी जाती हैं, जैसे प्रभावशीलता, कार्यकुशलता और उपादेयता। एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था में इन तीनों का उपयुक्त संतुलन होना आवश्यक है। लोक प्रशासन की विभिन्न समस्याओं पर व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार विचार किया जाता है। व्यवस्था विश्लेषण में विषय वस्तु के वर्णन के अतिरिक्त व्यवहार एवं आचरण का परीक्षण भी आवश्यक होता है। इसके तहत लोक प्रशासन के ढांचे तथा अधिकारियों को क्रिया और अंतर्निर्भरता के संदर्भ में देखा जाता है। प्रत्येक व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रत्येक व्यवस्था का अपना एक विशेष महत्व होता है, विशेष उद्देश्य होता है। उस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत यह व्यवस्था अपने संगठन की रचना और व्यूह रचना करती है। व्यवस्था के विभिन्न अंग प्रत्यंग अपना विशेष कार्य संपन्न करते हैं। साथ ही साथ वे समस्त विद्यमान व्यवस्था को गति देते हैं और उसे उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक व्यवस्था में कार्यात्मक विशिष्टीकरण रहते हुए विभिन्न अंगों में अंतर्निर्भरता रहती है। व्यवस्था में आत्मनिर्भरता, विशेषीकरण, गत्यात्मक, चेतना केंद्र, कार्यक्षमता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात प्रत्येक इकाई का अपना विशिष्ट कार्य है, विशिष्ट महत्व है। उसके बावजूद भी सभी इकाइयों में परस्पर अंतर संबंध भी है, अंतर्निर्भरता भी है। इस प्रकार अर्वाचीन दृष्टिकोणों में पहला दृष्टिकोण है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। पर्यावरण शब्द जीव शास्त्र से लिया गया है।
जीव शास्त्र में पर्यावरण से अभिप्राय पशु जाति तथा इसके प्राकृतिक वातावरण में परस्पर निर्भरता से है। यह सर्वविदित है कि अलग अलग प्रकार की जलवायु में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसलमेर में पाए जाने वाले जीव जंतु शिमला में जीवित नहीं रह सकते और शिमला की वनस्पति तथा जीव जंतु रेगिस्तान में नहीं पनप सकते। जिस प्रकार जीव जंतु पर्यावरण की देन है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य तथा उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य संस्थाएं वातावरण की देन है। यह सत्य है कि सामाजिक संस्थान जीवित सावयवी तो नहीं है, परंतु यह भी कटु सत्य है कि सामाजिक संस्थाओं पर पर्यावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवस्थाओं में वातावरण या पर्यावरण का अर्थ होता है संस्थान, इतिहास, विधि, आचार शास्त्र, दर्शन, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, परंपरा, विश्वास, मूल्य प्रतीक, पौराणिक संस्थाएं इत्यादि का प्रत्येक संस्था पर प्रभाव पड़ता है। इन्हें भौतिक और अभौतिक संस्कृति का नाम भी दिया जा सकता है। आज यह स्वीकार कर लिया गया है कि लोक प्रशासन सहित समस्त प्रकार के संस्थानों पर समाज के पर्यावरण और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। यही नहीं केवल प्रशासन पर ही संस्कृति का या उसके चारों ओर व्याप्त पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, अपितु लोक प्रशासन सही अर्थों में सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था लोक प्रशासन रूपी उप व्यवस्था में निरंतर क्रिया व प्रतिक्रिया होती रहती है। सामाजिक व्यवस्था लोक प्रशासन को आकार में ढालती है। लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता चलता है। अर्थात पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि कोई भी संस्था अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से न केवल प्रभावित होती है, अपितु अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को वह संस्था प्रभावित भी करती है। अतः पर्यावरण और संस्था के बीच क्रिया, अंतःक्रिया दोनों चलती रहती है। गॉस, मार्टिन, रॉबर्ट डहल, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स आदि विद्वानों ने पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। पर्यावरण और लोक प्रशासन के आपसी संबंधों पर विस्तृत अध्ययन और रुचि दिखाई। यह वह काल था सन 1950 के आसपास जब संयुक्त राज्य अमेरिका की तकनीकी सहायता कार्यक्रम प्रारंभिक अवस्था में था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में नव स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रशासनिक अध्ययनों में रुचि जागृत हो गई। फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स ने अपनी एक 1961 में प्रकाशित पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पष्ट बताया कि एक लोक प्रशासन तथा पर्यावरण जिसमें यह विकसित होता है के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया को तुलनात्मक संदर्भों में खोजा जा सकता है। ये अध्ययन ही वास्तव में इकोलॉजिकल माने जा सकते हैं, जो अनुभववादी हैं, वातावरण से प्रभावित तथा नोमोथेटिक है। बी गाई पीटर्स कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं सरकार के कार्यों और विशेषताओं, विशेषकर लोक प्रशासन पर सीमा रेखाएं निर्धारित करती हैं। राजनीतिक, सांस्कृतिक सीमाएं निर्धारित करने के बराबर का महत्व रखती हैं, यद्यपि यह सीमाएं इतनी दिखाई नहीं देती जितनी कि आर्थिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित सीमाएं हैं। संस्कृति सरकार को कुछ कार्य करने का लगभग आदेश दे सकती है।
और कुछ अन्य कार्य करना वर्जित कर सकती है। इस प्रकार रिग्स यह स्वीकार करते हैं कि अब यह सर्वव्यापी माना जाता है कि किसी भी समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं का उसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में परस्पर क्रियाएं होती हैं, जैसे समस्त सामाजिक संस्थाएं जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी सम्मिलित है, अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाएं करती हैं तथा उनको प्रभावित करती हैं और उनसे प्रभावित भी होती हैं। अतः संस्कृति और लोक प्रशासन पर परस्पर क्रिया एक पक्षीय या दिशोन्मुखी नहीं होकर यह द्विपक्षीय या द्विदिशोन्मुखी होती है, प्रभावित करती भी है और प्रभावित होती भी है। रिग्स ने लोक प्रशासन और उसके पर्यावरण की क्रिया प्रतिक्रिया समझने के लिए कुछ सिद्धांतों की खोज की है। रिग्स ने विशेषकर विकासशील या संक्रमणकालीन समाजों का विशेष रूप से विवेचन किया है। इन समाजों की अर्थात विकासशील समाजों की प्रशासनिक परिस्थिति स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी और साला मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को गति दी और अध्ययन के नए आयामों की ओर उन्मुख किया। अर्वाचीन दृष्टिकोणों के अंतर्गत तीसरा दृष्टिकोण है व्यवहारवाद, अर्थात परंपरावादी दृष्टिकोण न केवल लोक प्रशासन वरन सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए अपर्याप्त और अपूर्ण सिद्ध हुए थे। राजनीति शास्त्रियों ने परंपरावादी दृष्टिकोण के स्थान पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अंगीकार किया। राजनीति शास्त्रियों से प्रेरणा पाकर लोक प्रशासन के विद्वानों ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए या इस ओर कदम रखा। व्यवहारवाद ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को बहुत प्रोत्साहित किया। इसे व्यवहारवादी क्रांति का नाम भी दिया गया। यह 20वीं शताब्दी के चौथे व 5वें दशक में मानवीय संबंधों के आंदोलन के साथ साथ शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह प्रभुत्वशाली दृष्टिकोण बन गया। लोक प्रशासन में इसके विकास का श्रेय चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन का रहा। आगे चलकर पीटरसन एवं मर्टन इत्यादि FW रिग्स इत्यादि ने इसको और अधिक आगे बढ़ाया और अधिक इसके समर्थक बने। विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के भिन्न भिन्न पर्यावरणों का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन ने कई सामाजिक विज्ञानों से उपकरण, धारणाएं तथा जांच परिणाम उधार लिए हैं और यह सर्वाधिक अंतर विषयक विषय बन गया। व्यवहारवाद एक छाते का काम कर रहा है। इस छाते तले तुलनात्मक लोक प्रशासन ही नहीं वरन अन्य कई विषय विभिन्न रीतियों से अंतः क्रिया करते हैं। अर्थात व्यवहारवाद का मूल मंत्र है कि परंपरागत अध्ययन जहाँ एक और आदर्शात्मक थे कि संगठन में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सिद्धांत होना चाहिए, इस सिद्धांत की पालना होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, चाहिए अध्ययनों में चाहिए पर बल था, जबकि व्यवहारवाद ने चाहिए के स्थान पर क्या है, संगठन में क्या है, क्या और कारण के संबंध को स्थापित करते हुए व्यवहारवादी क्रांति ने अपना स्वरूप ग्रहण किया। इस प्रकार व्यवहारवाद का संबंध विभिन्न वातावरणों में मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, अर्थात क्या और कारण के संबंध को खोजना है। प्रशासनिक अध्ययन में व्यवहारिक दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है।
व्यवहारवाद का साहित्य पारंपरिक होने के बजाय यह विश्लेषणात्मक है, वर्णनात्मक है। अभिप्रेरणा पर किए गए अध्ययन इसके अपवाद हैं। यह शब्दों की कार्यात्मक परिभाषा और अनुभव मूलक अध्ययन जो दृढ़ कार्य प्रणालियों पर आधारित पर बल देता है, जैसे स्थानीय पर्यवेक्षण, नियंत्रण, स्थानीय अनुभव तथा प्रयोगशाला अध्ययन अथवा संगठन जैसे समूह के अध्ययनों पर बल देता है। इसका अधिकतर संबंध परिमापन, गणितीकरण, औपचारिक सिद्धांत निर्माण से होता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हर्बर्ट साइमन इसके प्रबल समर्थक रहे हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मानता है कि लोक प्रशासन का संबंध संगठन में मानवीय व्यवहार के अध्ययन तथा विभिन्न संगठनों के कार्यों के साथ होना चाहिए। संगठनों में मानवीय व्यवहार की जांच तथा अध्ययन वस्तुनिष्ठता से किया जाता है। संगठनों के वास्तविक कार्यों का अध्ययन करके संगठन तथा प्रशासन के संबंध में सामान्यीकृत कथन प्राप्त किए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में साइमन लिखते हैं कि इससे पूर्व कि कोई विज्ञान सिद्धांत विकसित कर सके, उसके पास धारणाएं अवश्य होनी चाहिए। निर्णय करना प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। संगठन में कार्यरत मनुष्यों की कुछ इच्छाएं होती हैं और कुछ आकांक्षाएं होती हैं। उनका मनोविज्ञान, उनके ध्येय तथा सामाजिक पर्यावरण उनके व्यवहार को ढालते हैं। प्रशासनिक विज्ञान को चाहिए कि वह मूल्यों के प्रश्नों में न उतरे और न उलझे, व्यवहार के तथ्यों की गहराई से अध्ययन करे। साथ ही साथ लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने सिद्धांतों के आधार पर गुलिक और उर्वरिक अन्य लेखकों के विचारकों को चुनौती दी है। इन विचारकों को प्राय शास्त्रीय, पारंपरिक तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। साइमन कहते हैं कि व्यवहारवादियों ने प्रशासन की उचित शब्दावली विकसित किए बिना उसके सिद्धांतों को जुटाना प्रारंभ कर दिया। साइमन ने उन सिद्धांतों को लोकोक्तियां बताया और उनके अपवादों की ओर इशारा किया। साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक में लोक प्रशासन के अध्ययन की परंपरागत रीति का खंडन किया। साइमन का कहना था कि परंपरागत रीति द्वारा प्रशासनिक संगठनों से में औपचारिक रूप से ही विवेचन किया जाता था, किंतु इसमें ऐसे भ्रामक निष्कर्ष पाए जो वस्तु स्थिति से भिन्न ही नहीं वरन विपरीत भी थे। संगठन के औपचारिक रूप और उसके वास्तविक व्यवहार के मध्य विशेष अंतर पाया जाता है। संगठन के सही और वैज्ञानिक विवेचन के लिए व्यवहारिक अध्ययन प्रयास करते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरावादी दृष्टिकोण का स्थान नहीं लेना चाहती, यह तो उसकी एक पूरक मात्र है। ईस्टर्न के अनुसार नियमितताएं, सत्यापन, प्रविधियां, प्रमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण व्यवहारवाद की मूल विशेषताएं हैं। व्यवहारवाद 1960 के बाद के लगभग अपने चरम सीमा पर था। कहने का अभिप्राय यही है कि व्यवहारवाद यद्यपि परंपरागत दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है, अपर्याप्त बताता है, साथ ही साथ संगठन के एक आदर्शात्मक अध्ययन की ओर इंगित करता है, किंतु व्यवहारवाद
परंपरागत दृष्टिकोण को बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहता या परंपरागत दृष्टिकोण के स्थान पर व्यवहारवाद को स्थापित नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि व्यवहारवाद को जो सिद्धांत, संरचनात्मक ढांचा, संगठन का क्या कहना चाहिए, वजूद, संगठन का आकार, संगठन के सिद्धांत इत्यादि परंपरागत दृष्टिकोण नहीं दिए हैं, लेकिन उनमें जो अपर्याप्तताएं हैं, उनमें जो कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास व्यवहारवाद ने किया है। अतः व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण का पूरक दृष्टिकोण है, न कि उसका कोई रिप्लेसमेंट है या उसके स्थान पर स्वयं को स्थापित करना चाहता है। इसी के साथ उत्तर व्यवहारवाद भी सामने आया। उत्तर व्यवहारवाद ने प्रशासनिक जगत को ठीक समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन 1970 के लगभग इसे चुनौती दी गई। 1970 के बाद विकास को उत्तर व्यवहारवादी क्रांति माना जाता है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद यह मानता है कि प्रविधि की अपेक्षा वास्तविकताओं को महत्व दिया जाना चाहिए, जो वर्तमान में गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह विचार संगति को अधिक महत्व देता है। यह अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति अभी तक तुलनात्मक लोक प्रशासन में पूरी तरह परिपक्वता ग्रहण नहीं कर सकी है। फिर भी डेविड ईस्टन का यह प्रयास तुलनात्मक लोक प्रशासन को नई दिशा देने में के क्षेत्र में सराहनीय माना जाता है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है कि यद्यपि तथ्यों और मूल्यों में पृथक्करण करना व्यवहारवाद का ध्येय था, कि अध्ययनों में तथ्यों के पर बल दिया जाना चाहिए, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि तथ्यों के अध्ययन में यदि मूल्यों को निकाल दिया जाए, अर्थात वे अध्ययन जो काल्पनिक है, वे अध्ययन जो कि जिनका कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई मूल्यात्मक पहलू नहीं है, तो वे अध्ययन समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। अतः वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, तथ्यों पर जोर दिया जाना चाहिए, वास्तविक अध्ययन होने चाहिए, वैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए। लेकिन चूंकि प्रशासन मानवीय व्यवहार पर आधारित है, मानवीय समुदाय के द्वारा संचालित होता है, समस्त सिद्धांत मानवीय समुदाय पर लागू होते हैं, समुदायों द्वारा लागू किए जाते हैं, अतः मूल्य विहीन नहीं हो सकते हैं।